सेंट कैथरीन। मूवी के शुरुआत में हम एक अंधेरी टनल देखते हैं जो कि जमीन के नीचे है। वहाँ पर टेड नामी फादर आता है। यूँ लगता है जैसे वो कोई रिचुअल परफॉर्म कर रहा है। रिचुअल के दौरान ही उसे लगता है कि जैसे कोई गुर्रा रहा है। ये गुर्राने की आवाज किसी डीमन की थी, जिसे देखकर फादर चौंक जाते हैं। इसी के साथ सीन बदलता है एक चर्च इंस्टीट्यूट की तरफ, जहाँ पर एक सिस्टर किसी लड़की पर रिचुअल कर रही है। उस लड़की की आंखों को कवर करके, यानी उसकी आंखों पर पट्टी पहनाकर उसे किसी कमरे में ले जाया जाता है। वो लड़की वहाँ मौजूद एक शीशे को उठाती है, जिसके बाद उसे कुछ हेलुसिनेशंस आते हैं। ये मंजर इस मूवी की पहली कहानी से जुड़ा है। उस लड़की के विजन में हम दो औरतों को देखते हैं, एक बूढ़ी और एक जवान। वो दोनों साथ अंधेरे कमरे में टीवी पर कोई मूवी देख रहे होते हैं। दिखाया कुछ यूँ जाता है कि वो बूढ़ी औरत इस जवान लड़की की माँ को बहुत अच्छे से जानती है, वो औरत जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। ये दोनों लेडीज एक साथ बैठी होती हैं। तभी उस जवान लड़की को लगता है कि जैसे उसे कोई देख रहा है। वो काफी घबरा जाती है। पास बैठी बूढ़ी औरत उसे समझाती है कि परेशान मत हो, ये जो तुम महसूस कर रही हो ये सिर्फ तुम्हारे दिमाग में है, हकीकत से इसका कोई लेना देना नहीं। मेरे साथ भी ऐसा ही होता था जब मैं तुम्हारी उम्र की थी, और उस वक्त मुझे तुम्हारी माँ ने संभाला था। साथ ही वो बूढ़ी औरत उस जवान बच्ची को ये भी बताती है कि मैंने एक किताब पढ़ रखी है और उसका कॉन्टेक्स्ट मैं तुम्हें समझाती हूँ। तुमने महसूस किया होगा कि जैसा तुम सोचती हो तुम्हारे आसपास की दुनिया भी तुम्हें वैसी ही लगने लगती है। और इसका मतलब ये हो सकता है कि जैसे हर इंसान के साथ एक फरिश्ता होता है, एक एंजल होता है, इसी तरह हर इंसान के साथ एक डीमन भी होता है। अगर इंसान हर वक्त नेगेटिव सोचता रहे तो उसका डीमन मजबूत होता जाता है, इतना मजबूत कि अगर तुम हर वक्त उदासी में रहोगी तो वो तुम पर हावी हो जाएगा। तो बेहतर है कि तुम अपनी सोच को खुद पर हावी मत होने दो और खुश रहो। लेकिन अगर तुम इसमें नाकाम हो जाओ और वो डीमन तुम पर हावी हो जाए, जैसा कि अब मैं तुम्हारी हालत में देख पा रही हूँ, तो इसके लिए मैं तुम्हें एक रिचुअल बताती हूँ। तुम्हारी माँ इन रिचुअल्स पे यकीन नहीं करती थी, लेकिन मैं करती हूँ, क्योंकि इसके बाद से मैं बिल्कुल ठीक हो गई थी। अब वो ओल्ड लेडी उसे रिचुअल करने का तरीका बताती है। पहले तरीके में आता है स्पेल्स, यानी जादू मंत्र के थ्रू वो रिचुअल करना। दूसरा है मैनिफेस्टेशन। तीसरा तरीका हमसे हिडन रखा जाता है। चौथा तरीका होता है रेवलेशन। फिर होता है वो रिचुअल स्टार्ट। उस जवान लड़की के हाथ में एक शीशा पकड़ाया जाता है। जैसे ही वो कुछ स्पेल्स बोलती है तो उसे शीशे में एक डीमन दिखाई देता है। वो चौंक जाती है, डरकर शीशे को फेंकती है। तभी उसके सामने उसकी मरी हुई माँ आ जाती है। ये आखिर हो कैसे गया, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसकी माँ उसके कान में कहती है, मेरी बेटी अब तुम आजाद हो। लेकिन साथ ही उसकी माँ वापस उसी बूढ़ी औरत में बदल जाती है। वो बूढ़ी औरत उस जवान लड़की के पेट में स्टैब करती है। वो लड़की वहीं बेहोश हो जाती है, और जब उसे होश आता है तो वो फौरन से अपने पेट को देखती है। चाकू का निशान अभी भी वहीं था, लेकिन उसमें से कोई खून नहीं आ रहा था। ये जवान लड़की अब अपने हाथ में हैमर उठाती है, क्योंकि वो बहुत डर चुकी थी। वो नीचे लाउंज में जाती है और देखती है कि बूढ़ी औरत वहीं बैठी टीवी देख रही है। ये उसके लिए काफी चौंका देने वाली बात थी। जब वो जाकर उस बूढ़ी औरत से बात करने की कोशिश करती है तो वो नोटिस करती है कि वो बूढ़ी औरत वहीं पर स्टिल बैठी हुई है, न किसी बात का जवाब दे रही है और न हिल रही है। तभी उस जवान लड़की को एहसास होता है कि मैं तो किसी और दुनिया में फंस चुकी हूँ और जरूर यहाँ कुछ न कुछ गलत हो रहा है। तभी यहाँ पर सीन थोड़ा सा अनफोल्ड होता है और हमें दिखता है कि उस बूढ़ी औरत ने जानबूझकर उस जवान लड़की से ऑफरिंग रिचुअल करवाया था, जिसके बाद ये जवान लड़की बहुत मुश्किल में फंसने वाली थी। इसी के साथ उस जवान लड़की को खून की उल्टी आती है। ये देखकर वो घबराकर चिल्लाने लगती है कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। ये जवान लड़की उस बुरी औरत के हाथों धोखा खा चुकी थी। वापसी का भी कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि अब ये डीमंस के हवाले थी। इस जवान लड़की का नाम हमें सारा बताया गया है। नेक्स्ट सीन में हम चर्च इंस्टीट्यूट को देखते हैं। वहाँ हमें दिखाया जाता है कि एक सिस्टर से डिटेक्टिव बात कर रहे हैं किसी ऑर्फन लड़की के बारे में, जिसे फादर ने किडनैप कर रखा था, और इस लड़की पर वो बहुत अजीब अजीब तरह के रिचुअल्स भी करता था। डिटेक्टिव सिस्टर से कहता है कि अब हमें इस लड़की की हिफाजत करनी है, क्योंकि जो इस पर हुआ ये डिजर्व नहीं करती थी। ये कहकर डिटेक्टिव तो चला जाता है। इसके बाद सिस्टर उस ऑर्फन लड़की को उसके कमरे तक लेकर आती है। अब से वो ऑर्फन लड़की यहीं पर रहने वाली थी। कुछ ही देर गुजरने के बाद हमें दिखाया जाता है कि उस अजीब लड़की को फ्लैशबैक्स आ रहे हैं उसी अंडरग्राउंड टनल के, जहाँ से उसे डिटेक्टिव ने छुड़वाया था। वो देखती है कि उसके साथ कोई डीमन भी था, और अब ऐसा लग रहा था कि वही डीमन उसके अंदर आ चुका है। अगले रोज सिस्टर उस ऑर्फन लड़की के पास आती हैं और उसे कहती हैं, मेरे बच्चे तुम फिक्र नहीं करो, तुम्हारे जितने भी ट्रॉमास हैं या तुम्हारे जहन पर जितने भी बुरे असरात हैं, हम सब मिलकर उन्हें खत्म करेंगे। इसके बाद वो उसे रिचुअल के लिए ले जाती हैं और उसकी आंखों पर पट्टी बांध देती हैं। पता चलता है ये उसी सीन से कनेक्ट करता है जो कि हमने शुरू में देखा, और हमने वो कमरा भी देखा जहाँ पर सैटर्न से जुड़ी कुछ चीजें पड़ी होती हैं। हर चीज किसी न किसी एंटिटी से जुड़ी होती है।
यानी ये ऑर्फन लड़की जिस भी चीज को हाथ लगाएगी हमें उसी एंटिटी से या उसी इंसान से जुड़ी हुई कहानी दिखाई जाएगी। यानी उसको वही विजन आएगा जो कि हमें मूवी में देखने को मिलेगा। जब इस ऑर्फन लड़की ने शीशा उठाया था, इस रूम में जितने भी ऑब्जेक्ट्स थे उन्हें टोटम कहा जाता है। इन ऑब्जेक्ट से जुड़ा हुआ डीमन अगर अपने टोटम को पाले तो या तो वो आजाद हो सकता है या और भी पावरफुल हो सकता है। तो इस चर्च इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट्स को इन ऑब्जेक्ट्स के पास ले जाया जाता है ताकि वो इन ऑब्जेक्ट्स को विजिट करें और हर ऑब्जेक्ट की अलग हिस्ट्री जान सकें एक विजन की सूरत में। अब आते हैं मूवी के सीन की तरफ, जहां हम उस ऑर्फन लड़की को उसे रूम में एक गॉड टोटम उठाते हुए देखते हैं। उससे ऐसा इसलिए करवाया जा रहा था ताकि उसके अंदर मौजूद एंटिटी या डीमन को निकाला जा सके, और ये भी वजह थी कि हर टोटम की हिस्ट्री को उसके थ्रू जाना जा सके। जैसे ही वो नए ऑब्जेक्ट को हाथ लगाती है उसके सामने एक विजन आता है। इस सीन में हम देखते हैं एक प्रेग्नेंट लेडी को, वो बहुत बुरी हालत में है, उसका खून भी बह रहा है, लेकिन अफसोस की बात यह कि वो पेट से बंधी हुई है और उसे बांधने वाला कोई और नहीं, उसका हस्बैंड ही है। वो दर्द से किरा रही है और पानी मांग रही है। वो आदमी जिसने उसे बांध रखा है उसे पानी पिलाता है, लेकिन साथ ही उसे मारने की कोशिश करता है। वो लड़की इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। वो उस आदमी को किक करती है और आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से रेंग रेंग कर बाहर आने की कोशिश करने लगती है, पर वो आदमी अभी भी जिंदा था। यही हम देखते हैं कि उस लड़की का बेबी भी इस दुनिया में आ चुका है। वो जालिम शख्स जिसने उसे बांध रखा था वो उस बच्चे की जिंदगी ले लेता है। यहाँ पर हमें एक ट्रूथ पता चलता है कि ये औरत किसी और के बच्चे को नहीं बल्कि शैतान के बच्चे को दुनिया में लाई है, लेकिन वो आदमी हर बार इस सैतानिक बच्चे को मार देता। तभी हम देखते हैं कि वो लेडी दोबारा से माँ बनने वाली है। इसी के साथ हम एक अजीबो गरीब शक्ल वाले डेविल को देखते हैं। वो डेविल आकर उस आदमी को जो कि उस लेडी का हस्बैंड है उसे ऑर्डर देता है कि अब जो आने वाला बेबी है तुम उसे अपने खून से बैप्टाइज करोगे। ये सुनते ही वो आदमी शायद पोजेस हो गया था। वो अपना गला काट लेता है, हर तरफ खून ही खून होता है। फिर इस दुनिया में आता है सैटन का एक और बच्चा जिसका नाम वो रखता है 666। यानी इस बच्चे से पहले 656 बच्चे और आ चुके थे जिन्हें उस आदमी ने जीने नहीं दिया था। अब आखिरकार सैटन का ये बच्चा उसके हाथ में था जिसे वो फख्र से उठाता है। ये लड़की थी। इसी के साथ ये सीन खत्म होता है और उसी रूम की तरफ आता है जहाँ पे वो ऑर्फन लड़की ये विजन देख रही थी। वो काफी रोने लगती है, वो काफी डिस्टर्ब हो चुकी थी। फिर हम देखते हैं कि उस ऑर्फन लड़की को एक भयानक ख्वाब आता है जिसमें वो देखती है कि फादर उस पर अटैक करने वाला है, लेकिन तभी एक डीमन फादर पर अटैक करके उसे मार डालता है। डीमन फादर का गला इतनी जोर से दबाता है कि वो आगे से लड़ ही नहीं पाता। इसके बाद इस ऑर्फन लड़की की आंख खुल जाती है। इसके बाद सिस्टर उस ऑर्फन लड़की जिसका नाम है एली उसके पास आती है। उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है कि मैं जान सकती हूँ कि तुम्हारे अंदर क्या चीज है, क्या तुम मुझे अपना हाथ पकड़ने दोगी। एली भी चाहती थी कि पता लग सके कि उसके अंदर कौन सी चीज रह रही है जो उसे जीने नहीं देती। वो सिस्टर का हाथ थाम लेती है। सिस्टर वहाँ पर ऑब्जर्व करती है कि इसके अंदर बहुत ही भयानक एंटिटी है। वो फौरन से घबराकर वहाँ से चली जाती है। ये सिस्टर भागकर दूसरी सिस्टर्स के पास जाती है और उनसे कहती है कि हमें एली को यहाँ पे नहीं रखना चाहिए, उसके अंदर बहुत भयानक चीज है जो हमारे लिए खतरनाक हो सकती है। लेकिन बाकी सिस्टर्स उसे कहती हैं कि नहीं, हमारा फर्ज तो ये है कि अगर हमारे इंस्टीट्यूट में कोई थका हारा आया है या कोई ऐसा इंसान जिसे हमारी जरूरत है तो हम उससे पीछे नहीं हटेंगे, हम एली की भरपूर मदद करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि एली को दोबारा से उसी रूम में भेजा जाता है कि शायद इसके अंदर मौजूद एंटिटी को सप्रेस किया जा सके। इस पर एली एक चाबी को चुनती है और इस चाबी से जो कहानी जुड़ी है वो मैं आपको सुनाती हूँ। नेक्स्ट सीन में हमें एक मुस्लिम घराना दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि एक हस्बैंड और वाइफ रह रहे हैं। हस्बैंड अपनी बीवी की वजह से बहुत परेशान है क्योंकि उसे लगता है कि उसके अंदर कोई एंटिटी रह रही है और उसी को दूर करने के लिए वो एक मौलवी बुलाता है। मौलवी उससे कहता है कि मैं तुमसे कोई बहुत ज्यादा पैसे चार्ज नहीं करूंगा, अपनी मुनासिब सी फीस लूंगा। साथ ही वो उस लड़की के हस्बैंड को बाहर कुछ लेने के लिए भेजता है और जितनी देर वो लड़का बाहर होता है वो उसकी बीवी के पास जाता है और उसके साथ कुछ वायर्स अटैच कर देता है। ये एक ढोंगी बाबा था जो कि इस्लाम का नाम यूज करके फेक रिचुअल्स करता था। जैसे ही इस लड़की का हस्बैंड वापस आता है तो वो मौलवी अपने पाँव की मदद से उस लड़की को इलेक्ट्रिकल शॉक्स देने लगता है जिसकी वजह से वो हिलती है। मौलवी इस बात पर उसके हस्बैंड से कहता है कि देखो, मैंने तुम्हारी बीवी को जिन्नात से आजाद कर दिया। उसके बाद वो हस्बैंड किचन में चला जाता है। मौलवी उसके पीछे पीछे आता है और कहता है कि लाओ मेरे पैसे दो। तो उस लड़की का हस्बैंड उसे बोलता है कि मुझे नहीं लगता मौलवी साहब कि आपने मेरी बीवी से किसी जिन को निकाला भी है। ये लीजिए आपके पैसे। मौलवी पैसे ले लेता है। तभी वो देखता है कि उस लड़की के हस्बैंड की जेब में एक चाबी है और वो चाबी किस चीज की है ये आपको नेक्स्ट सीन में पता चलेगा।
मौलवी अंदर उसकी वाइफ के रूम में जाता है जो कि बेड से बंधी हुई थी और उसके हाथों पर हैंडकफ्स थे। उसने मौलवी से मदद मांगी थी और मौलवी उसको आजाद करने के लिए गया था। तभी उस लड़की का हस्बैंड भी वहाँ आ जाता है। वो मौलवी को रोकने की कोशिश करता है लेकिन मौलवी उसे समझाता है कि अपनी बीवी के साथ ये जुल्म मत करो, देखो वो कितनी कमजोर हो चुकी है। पर तभी देखते ही देखते वो लड़की अपने हस्बैंड को चाकू से स्टैब करके मार डालती है। वो मौलवी उस लड़की को वहाँ से ले जाता है। जैसे ही वो दोनों बाहर जा रहे होते हैं तो मौलवी देखता है कि उसका हस्बैंड तो बिल्कुल ठीक ठाक किचन में खड़ा कुछ काट रहा है। यहाँ पर उसका हस्बैंड बिल्कुल ठीक आवाज में बोलता है कि मौलवी साहब, आपको अल्लाह ने इस मजहब में भेजा तो, लेकिन आपने उस गॉड के साथ धोखा किया। आप ईमानदार क्यों नहीं रहे? आपने शैतान को क्यों चुना? इन दोनों में ये बातें हो ही रही होती हैं और मौलवी को अपनी किसी बात का जवाब मिल नहीं रहा होता। वो नोटिस करता है कि वो लड़की यहाँ से गायब हो चुकी है जिसे वो यहाँ से चुरा कर लेकर जा रहा है। वो वापस कमरे में उसे ढूंढने के लिए जाता है लेकिन बेड के ऊपर से जब शीट्स हटाता है तो ये देखकर हैरान रह जाता है कि वहाँ पर उस लड़की के बजाय उसकी अपनी बेटी थी। वो ये देखकर रोने लगता है और किरकिराने लगता है कि मेरी बेटी को छोड़ दो। तभी यहाँ पर उस आदमी की वाइफ आती है और कहती है कि तुम यहाँ पर इस वजह से हो क्योंकि तुमने गॉड को धोखा दिया है। अगर तुम्हारा ईमान मजबूत होता तो क्या पता गॉड भी तुम्हारा साथ देता, पर अब नहीं। जैसे ही वो ये बोलती है मौलवी की बेटी वहाँ से गायब हो जाती है। तभी मौलवी पीछे मुड़कर देखता है तो उसे उस लड़की के हस्बैंड की लाश मिलती है, यानी वो उसी वक्त मर चुका था और जिस इंसान ने उससे बातें की उसे खुद भी नहीं पता चला कि वो आखिर था कौन। वो घबराकर बाहर जाने लगता है लेकिन कमरे से बाहर उसे कुछ नहीं दिखता सिवाय अंधेरे के। और इसी के साथ ये सीन यहीं पर ही रुक जाता है। इस सीन के बाद भी यानी इस विजन को देखने के बाद एली की तबीयत और खराब होने लगती है। उसके अंदर मौजूद एंटिटी इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं थी। वो एली को दोबारा से पोसेस कर लेती है। खैर देर ना करते हुए रिचुअल दोबारा स्टार्ट किया जाता है। एली को दोबारा से इस रूम में भेजा जाता है। इस बार वो क्रॉस उठाती है, ऐसा क्रॉस जो कि लोकेट शेप में था, गले में पहना जाने वाला। उसको पकड़ते ही एक और विजन आता है जिसमें हमें एक बहुत ही रिलीजियस घराना दिखाया जाता है जहाँ पर 3 लेडीज एक दूसरे का हाथ पकड़कर प्रे कर रही हैं एक हैप्पी लाइफ जीने के लिए। लेकिन उन्हीं में से एक औरत होती है जो कि काफी घबरा जाती है। वो अपनी मैरिड लाइफ से बिल्कुल खुश नहीं होती। उसे लगता है जैसे उसका हस्बैंड उस पर चीट कर रहा है। वहीं पर इसी सीन की एक मेन कैरेक्टर भी होती है जिसका नाम हमें एलिस बताया गया है। वो इस सब सीन के बाद और इस रिलीजियस प्रेयर को डिस्टर्ब होता देखकर वॉशरूम जाती है कि थोड़ा रिलैक्स हो सके। और जब वो वापस आती है तो जहाँ पर वो प्रे हो रही थी वहाँ पर कोई नहीं होता। उसी लाउंज में बेबी मॉनिटर पड़ा होता है जो कि एलिस ने अपनी बच्ची पर नजर रखने के लिए यहाँ रखा हुआ था। उसे उस मॉनिटर में से आवाजें आती हैं उसी कम्युनिटी लीडर की जो कि प्रेयर करवा रही थी। लेकिन जब वो अपनी बेबी के रूम में जाती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता, पर मॉनिटर से अभी भी आवाजें आ रही थी। वो घबरा जाती है और पूरे घर में अपनी बेटी को ढूंढने लगती है पर वो उसे नहीं दिखाई देती। इसका क्या मतलब था? क्या वो किसी और डायमेंशन में थी या उसकी आंखों के आगे कोई पर्दा था जो उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था? वो जैसे ही भागते भागते लाउंज में आती है तो वहाँ पर वो उन्हीं 4 लेडीज को पाती है जो उससे बहुत सीरियस होकर पूछते हैं कि एलिस, तुम अपनी जिंदगी में जो भी करती आ रही हो उसको मान लो, उसका इतराफ कर लो। यहाँ पर एलिस घबराकर बोलने लगती है, मैं अपने हस्बैंड को बिल्कुल भी टाइम नहीं देती और मैं एक अच्छी माँ भी नहीं हूँ। पर वो सब उससे कहती हैं कि हमें ये नहीं सुनना, हमें असल बात बताओ जो तुम इस जिंदगी में करती आ रही हो। पर तभी उन लेडीज में से एक लेडी उसके पास आती है। वो उसे उसका क्रॉस लॉकेट दिखाती है और बोलती है कि देखो, तुम्हारा ये लॉकेट किसी और आदमी के पास से मिला है जो कि तुम्हारा शौहर नहीं है। इससे जो भी जाहिर होता है तुम उस चीज को कन्फेस कर लो। तब यहाँ पर एलिस मानती है कि हाँ, मैं अपने शौहर पर चीट कर रही हूँ। ये बात सुनकर कम्युनिटी लीडर जो कि प्रेयर को लीड कर रही थी उसे एक किताब देती है। एलिस जैसे ही वो किताब पढ़ने लगती है वो उसके हाथों से गिर जाती है। ये किताब इनफैक्ट माफी के लिए थी, अपने गुनाहों से तौबा के लिए। जब कम्युनिटी लीडर ये देखती है कि इससे तो किताब पढ़ी ही नहीं गई तो वो अपने साथ बाकी लेडीज को लेती है और एलिस को मारने लगती है। एलिस अपनी जान बचाते हुए उनके पास से उठाती है। उन्हीं लेडीज में से एक लेडी कहती है कि हमें एलिस के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें किसी पर जुल्म नहीं करना चाहिए। वो घबराकर पुलिस को कॉल करने लगती है लेकिन कम्युनिटी लीडर उसे हिट करके उसे बेहोश कर देती है। उसके बाद बाकी बची जाने वाली तीनों लेडीज एलिस के रूम में जाती हैं। कम्युनिटी लीडर के हाथ में बहुत बड़ा चाकू होता है। जैसे ही वो जाती है तो देखती है कि एलिस ने अपने ऊपर चादर ओढ़ रखी है। वो चादर हटाती है कि वो एलिस पर अटैक करके उसे समझा सके, लेकिन यहाँ तो काम उल्टा ही हो जाता है। एलिस पोसेस्ड होती है, उसकी आंखें बिल्कुल सफेद और उसका चेहरा किसी डीमन से कम नहीं लग रहा था। ये देखकर वो घबरा जाती है और इसी के साथ ये वाला सीन भी यहीं रुक जाता है। इस सीन से एली इतनी परेशान नहीं थी, पर जैसे ही वो अपनी आंखों से पट्टी हटाती है तो वो महसूस करती है कि उसकी आंखें उसके साथ है ही नहीं। वो काफी पैनिक कर जाती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये डीमन उसे सिर्फ डरा रहा था कि तुम मुझे कभी हरा नहीं पाओगी। असल में एली की आंखें उसी के पास होती हैं, कहीं नहीं जाती।
उसके बाद हम उसी मेन कैरेक्टर सिस्टर को देखते हैं जो कि ये पता लगाने में जुड़ी हुई थी कि एली के अंदर कौन सी एंटिटी है। वो एक किताब पढ़ती है और उसे कुछ अंदाजा भी होने लगता है। यहाँ पर दिखाया जाता है कि जो एंटिटी या डीमन एली के अंदर है वो हेल यानी जहन्नुम का गेट कीपर है। पता चलता है कि वो डीमन किसी क्रॉस की वजह से इस दुनिया के साथ बंधा हुआ है और वो भी आजाद होना चाहता है, लेकिन वो अभी अपनी फुल पावर में नहीं है और पावरफुल होने के लिए और अपनी मर्जी चलाने के लिए उसे इस क्रॉस को तोड़ना है। और वो क्रॉस उसी रूम में मौजूद है जहाँ पर एली बार बार जाती है और बार बार रिचुअल फेल होने का भी यही पर्पस था कि एली के अंदर मौजूद जो डीमन था वो चाहता था कि एली बार बार उस रूम में जाए और उस क्रॉस का पता लगा सके। ये सब कुछ जानने के बाद वो सिस्टर पैनिक कर जाती है, लेकिन बाकी सिस्टर्स उसे समझाती हैं कि अब हम बहुत आगे आ चुके हैं, अब पीछे मत मुड़ना। इसी के साथ वो एली को दोबारा उस रूम में भेजती हैं। अब की बार एली उस रूम में से एक पट्टी को उठाती है जिस पर बहुत सा खून लगा था और अब एक और विजन स्टार्ट हो जाता है एक नई कहानी के साथ। अब हम यहाँ पर एक फैमिली को देखते हैं जिसमें 4 लोग हैं, एक मियाँ बीवी और उनका एक बेटा और एक बेटी। उनकी बेटी पोजेस्ड होती है जिसको इन्होंने कमरे में बांध रखा होता है। ये लोग एक प्रीस्ट को बुलाते हैं ताकि अपनी बेटी को दिखा सकें। हस्बैंड को तो प्रीस्ट पर जरा यकीन नहीं होता, लेकिन उसकी वाइफ उसे समझाती है और प्रीस्ट को वो निशान दिखाने लगती है जो कि उसकी बेटी के अटैक की वजह से उसके बेटे पर पड़े। वो लेडी प्रीस्ट से कहती है कि प्लीज एक बार मेरी बेटी को देख लीजिए। प्रीस्ट उस बच्ची के रूम में जाता है तो देखता है कि किसी कपड़े से उस बच्ची के हाथों को बांधा गया है। वो वहाँ पर जाकर मोबाइल से कुछ स्पेल सर्च करता है और उस पर एक्सॉर्सिज्म रिचुअल परफॉर्म करने लगता है। ये बात काफी अजीब थी क्योंकि अगर वो सच वाला प्रीस्ट था तो उसे मोबाइल से सर्च करने की क्या जरूरत थी। खैर उसके बाद वो उस लेडी से कहता है कि आपकी बेटी में कोई मसला नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल पोसेस नहीं है। वो साथ ही उसके हाथों से पट्टी खोलता है और उसे गले से लगा लेता है। पर वो बच्ची प्रीस्ट के कान में बोलती है मुझे माफ कर देना। इसी के साथ वो सारी की सारी फैमिली डीमंस में बदल जाती है। वो प्रीस्ट को खड़े खड़े ही मार डालते हैं। उसके बाद वो लेडी नॉर्मल हो जाती है, यानी उस पोजेस बच्ची की माँ। वो उस पट्टी को उठाती है जिस पर उसकी बेटी के हाथों का खून था और बाहर कूड़े में फेंक देती है जहाँ पर और भी पट्टियां मौजूद थीं। इससे पता चलता है कि कोई पहला प्रीस्ट नहीं आया था उनके घर, और भी बहुत से प्रीस्ट आए थे, लेकिन इसी की तरह के फेक प्रीस्ट जिन्हें कोई एक्सोर्सिज्म नहीं करना आता था। और शायद यही इस फेक प्रीस्ट की सजा थी। अब एली जानती थी कि उसके अंदर मौजूद डीमन क्या चाहता है। वो फौरन से उस क्रॉस को ढूंढने लग जाती है। एली में मौजूद डीमन उस क्रॉस को तोड़ने लगता है। बाहर सिस्टर्स एली का इंतजार कर रही होती हैं। सिस्टर फौरन से अंदर आती है और एली को पकड़कर लिटा देती है। सब सिस्टर्स मिलकर वो क्रॉस उठाते हैं एली की बॉडी के ऊपर, जिसकी वजह से एली की बॉडी के अंदर मौजूद जो डीमन था वो ज्यादा पावरफुल होने की बजाय सीधा जहन्नुम यानी हेल में वापस चला जाता है। यानी एली की बॉडी में अब कोई डीमन नहीं था। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि एली बिल्कुल एक नॉर्मल बच्ची बन चुकी है और वो बहुत खुश है। हमें ये भी पता चलता है कि एली की एक आंट जिंदा है जिनके पास वो रहने जा रही है। वो सिस्टर को बहुत अच्छे से थैंक्स बोलती है और गले मिलकर अलविदा कहती है। इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है। यहाँ पर मैं आपको इस कहानी का कॉन्टेक्स्ट बता दूं। जैसे कहानी के शुरू में मैंने बताया कि हर इंसान के साथ कुछ बुरी चीजें भी होती हैं और कुछ अच्छी भी। इंसान सारी जिंदगी जो काम करता रहता है वो वैसा ही बनता जाता है। उसके साथ का डीमन और स्ट्रॉन्ग होता जाता है जो कि उसे वो काम करने पर फोर्स करता रहता है। पर ऐसे कामों का अंजाम अच्छा नहीं होता। जैसे हर स्टोरी में आपने देखा कि फेक मौलवी हो या प्रीस्ट हो या कोई और इंसान भी जो भी अपने प्रोफेशन के साथ बेईमानी करता है उसका एंड कभी भी अच्छा नहीं होता। आई होप आपको इस मूवी से बहुत अच्छा लेसन मिला होगा। तब तक अपना ख्याल रखें। गुड बाय।